ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम ओपन स्टैक फाउंडेशन में कवर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको ओपन स्टैक को भी पढ़ने से पहले सीखना पड़ता है, बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, जिसके बिना ओपन स्टैक या कोई भी क्लाउड की टेक्नोलॉजी को पढ़ने का फायदा नहीं होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है, इसमें सारे जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो ये सारे कवर थे। ये वो टॉपिक्स थे जो आपने रिपीट के लिए बोला था और वो हमने एक एक करके क्लासेस में कवर किया था। जैसे हाइपरवाइजर के बारे में हमने पढ़ा था, नोवा कॉल फ्लो के बारे में पढ़ा था। नोवा कॉल फ्लो नहीं पढ़ा ना अभी? अभी तो नहीं पढ़ा है, दोबारा से रिपीट करना था ना नोवा कॉल फ्लो। वीएम क्रिएशन के स्टेप्स वो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। पीसीएस क्लस्टर ऑन कंट्रोलर नोड ये भी डिस्कस किया था मैंने। फिर सेल्फ स्टोरेज के बारे में थोड़ा बहुत और ओपन स्टैक की डिप्लॉयमेंट की थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको। ओपन स्टैक डिप्लॉय कैसे किया जाता है, ओपन स्टैक में ओएनएम कैसे किया जाता है, यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू की वीएम क्रिएट करना, और क्या कहते हैं कि ओपन स्टैक में हार्डवेयर कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक्स पूरी क्लास के अंदर पढ़ना था। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ हम कवर कर चुके हैं और जो अभी पेंडिंग है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है तो आज मैं ये सारी बेसिक चीज़ों को कवर करूंगा, सो दैट अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट कोर्स करेंगे, ठीक है, उस नेक्स्ट को कोर्स करने की कुछ प्री रिक्विजिट है। ठीक है, तो पहले तो हम शुरू करते हैं, आज का नोट्स बनाते हैं। ठीक है, आज हमारा हो गया कितना, 29, 28, 28 अक्टूबर। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ओपन स्टैक एक प्रोडक्ट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है जो डिप्लॉय होता है। बेसिकली तो आप इसको एक प्रोडक्ट मानते हो, तो ओपन स्टैक एक प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर जनरली कहाँ डिप्लॉय होता है? हार्डवेयर के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ हार्डवेयर। तो लेट से आपके पास बहुत सारे हार्डवेयर हैं, तो उनके ऊपर आप एक ओपन स्टैक का सॉफ्टवेयर डालते हो। ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो बेसिकली। तो ये आपका पूरा का पूरा एक बन जाता है क्या, क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसको आप बोलते हो इंफ्रा एज ए सर्विस। ठीक है, क्लाउड की जो मेजर सर्विसेज होती हैं उसमें सबसे बेसिक जो सर्विस होती है वो होती है इंफ्रा एज ए सर्विस। तो ये ओपन स्टैक का प्राइमरली काम है कि इंफ्रा एज ए सर्विस देना। इंफ्रा एज ए सर्विस का मतलब होता है वर्चुअल मशीन, पहले नंबर पे वर्चुअल मशीन देना। उस वर्चुअल मशीन में आपका सीपीयू, रैम, निक और स्टोरेज, ये चार रिसोर्सेज मैंने आपको बताई, ये सब आपको मिलते हैं। अब ये इसके अलावा क्या होता है, ये आपका क्या कहते हैं फायरवॉल का काम करता है, फायरवॉल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फायरवॉल आपको पता है क्या करता है, ट्रैफिक को ब्लॉक करता है या ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। कैसे? दोनों डायरेक्शंस में, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। अब देखो, एक चीज याद रखना, जब ये वीएम की रेस्पेक्ट में होता है, ये जो डायरेक्शंस होती है इसका जो सेंटर होता है वो वीएम होता है। तो जो ट्रैफिक वीएम के अंदर आता है उसको हम इनकमिंग बोलते हैं, और जो वीएम से बाहर जाता है उसको आउटगोइंग। और इसको टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं इंग्रेस, और इसको बोलते हैं हम ईग्रेस। ठीक है, तो ये जो दो डायरेक्शंस होती हैं इनको कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं कि ये आपको वीलैंस प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग सर्विसेज देता है, स्विचेस देता है, राउटर्स देता है, नेटवर्किंग का ही पार्ट राउटर्स देता है। ठीक है, इसके बाद लोड बैलेंसर भी देता है, डीएनएस भी देता है, ओपन स्टैक बहुत सारी चीज़ें देता है। ये सब नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो जो इधर वाले जो पार्ट्स हैं ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। अब स्टोरेज से रिलेटेड देखो, ओपन स्टैक खुद का स्टोरेज नहीं देता है। ठीक है, ओपन स्टैक में जो स्टोरेज सर्विस होती है, दो तरीके के स्टोरेज होते हैं मेनली, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब ये है कि मेरे पास जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड है ओपन स्टैक के क्लस्टर में, लेट्स से हार्डवेयर 1 2 3 एंड सो ऑन, उन सभी हार्डवेयर में जितनी भी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है, तो हम बेसिकली बोलते हैं हार्ड डिस्क ऑफ नोड्स। जितनी भी नोड्स हैं उनके हार्ड डिस्क को मिला के आप एक इंटरनल पूल बनाते हो, इसको आप बोलते हो इंटरनल पूल। अब इस इंटरनल पूल की जो कैपेसिटी है ना वो लिमिटेड होगी,
लिमिटेड होगी ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्क आपके लिमिटेड है सर्वर के अंदर। लेकिन ये फास्ट भी होता है साथ में, ठीक है। अगर किसी को लेट से चाहिए होता है कि उसको एनवीएमई चाहिए, तो उस केस में आपको लोकल पूल से उसको स्टोरेज देना पड़ता है। अगर कोई कहता है कि मेरे को स्टोरेज चाहिए, एनवीएमई का स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ उसको स्टोरेज चाहिए, तो उस केस में, क्योंकि ये एक लिमिटेड पूल है, याद रखना, इसको हम फास्ट पूल बोलते हैं ये, बट ये लिमिटेड होता है। ये आप एक कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं कर सकते। जितनी आपकी हार्डवेयर्स हैं, सर्वर्स हैं, उसमें जितने भी डिस्क लगे हुए हैं, उन्हीं के स्टोरेजेस को लेके आप कर सकते हो, और इसमें भी कितना कैपेसिटी अवेलेबल है। तो इसलिए ओपन स्टैक प्रोजेक्ट क्या कहता है कि मैंडेटरी नहीं है, बट ऑप्शनल में आपको देता है कि आप एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल स्टोरेज कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि एक्सटर्नल स्टोरेज आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो आज की डेट में जो ओपन स्टैक का सपोर्ट है, ठीक है, वो सेफ के साथ है। वो सेफ के साथ स्टोरेज सर्विसेज के लिए कंपेटेबल है। अब सेफ क्या है, एक अलग से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ये भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो क्या करता है कि जो फिजिकल स्टोरेज होता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टोरेज। ये इसको वर्चुअल स्टोरेज में कन्वर्ट करता है, वर्चुअल स्टोरेज सर्विस। मतलब कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा सेफ का, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया मैंने इसमें, जिसको कि मैं सेफ बोलता हूँ। अब ये क्या करेगा, एक्सपोज करेगा, तो ये स्टोरेज जो होगा वो वर्चुअल फॉर्मेट में जाएगा, और वो भी सर्विसेज के रूप में। तो मैंने आपको पहले भी सारी चीजें बताई हैं कि तीन तरीके की स्टोरेज होती हैं, ठीक है, याद रखना, तीन तरीके का स्टोरेज होता है। ब्लॉक, ठीक है, जिससे जिसके ऊपर आप वॉल्यूम बनाते हो। फिर होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है फाइल सिस्टम। ब्लॉक और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फिजिकल, कैसे होता है कि आपको एक फिजिकल स्टोरेज चाहिए, ठीक है, ये मान लो लेट से कि ये एक डिस्क है, हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क के ऊपर मैं क्या करूंगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने सर्वर के साथ। तो लेट से ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये मैं इसको फिजिकली कनेक्ट करूंगा, फिजिकल कनेक्शन। और फिजिकल कनेक्शन के बाद मैं इस पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करूंगा। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज कि जो आपका जो स्टोरेज है वो आपको विजिबल है या नहीं है, ठीक है। और ये सर्वर पे कैसे रिकॉग्नाइज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। अगर आपका सर्वर मान लो इस हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाया केबल कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये सर्वर सिर्फ फिजिकल रूट प्रोवाइड करता है। जब तक आप उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर नहीं डालते हो, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, तब तक आप इस सर्वर को भी यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ ओएस में आप जाते हो, यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे आप लिखोगे रिकॉग्नाइज इनसाइड ओएस। कैसे रिकॉग्नाइज होता है, जब आप एल एस बी एल के कमांड चलाते हो, एल एस बी एल के, ठीक है, कभी चला के देखना किसी सर्वर पे। हार्मलेस कमांड है, कुछ होगा नहीं, सिर्फ आपको जितने भी कनेक्टेड जो ब्लॉक्स हैं वो आपको लिस्ट कर देगा। तो ये कमांड ही है लिस्ट ब्लॉक, ठीक है। सर एक क्वेरी थी। हाँ हाँ बोलो। सब फिजिकल स्टोरेज में सब जब हम वर्चुअल स्टोरेज में कन्वर्ट करते हैं उसकी कैपेसिटी मतलब बढ़ती है क्या, और उसका क्या बेनिफिट होता है वर्चुअल स्टोरेज? जो स्टोरेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो बढ़ता नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कि जब हम कहते हैं कि यार एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है, और जो चार रिसोर्सेज हमारी प्राइमर होती हैं, ठीक है, जिसमें सीपीयू होता है, रैम होता है, नेटवर्क में आपका निक हो गया, ठीक है, निक कार्ड हो गया, और यहाँ पे आपका स्टोरेज। तो ये लोग अब यहाँ पे वी सीपीयू बन जाएंगे, ये यहाँ पे वी रैम बन जाएगा, ये यहाँ पे वी निक हो जाएगा, वर्चुअल निक हो जाएगा, और ये वी स्टोरेज हो जाएगा। और ये वी स्टोरेज जो हो सकता है वो तीनों टाइप में से कोई सा भी हो सकता है, जो मैंने अभी बताया। तो जब ये कन्वर्ट होता है फिजिकल से वर्चुअल में, तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, या क्या बेनिफिट होता है। तो वो सीपीयू को आप जब वीसीपीयू में कन्वर्ट करते हो, या रैम को वीरैम में कन्वर्ट करते हो, तो एक होता है कमिटमेंट रेशियो। कमिटमेंट रेशियो क्या कहता है कि मैं यहाँ पे जो सीपीयू है, अगर ये मान लो 1 है, तो मैं इसको यहाँ पे कितना बढ़ा सकता हूँ। तो लेट्स से कि मैं कमिटमेंट करता हूँ
एक होता है रेशियो जो स्टैंडर्ड होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रेशियो कहता है कि आप सीपीयू को जो वी सीपीयू में कन्वर्ट करते हो उसका एक फिक्स वैल्यू होता है, रैम के लिए भी फिक्स होता है। लेकिन आप उसके बियॉन्ड भी जा सकते हो, जैसे लेट्स से कि मेरे पास एक सीपीयू फिजिकल है, तो मैं इसको 5 वी सीपीयू में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो एक सीपीयू जो है वो इक्वल टू 5 वी सीपीयू हो जाएगा। बट ये होता है, रेशियो जो होता है आप ओवर भी कर सकते हो और आप अंडर भी कर सकते हो। अब ये ओवर और अंडर का क्या होता है, ये एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ये एक फिक्स वैल्यू है जो ये कहती है कि आप अपने सीपीयू को वीसीपीयू में इतने प्रोपोर्शन तक कर सकते हो। लेकिन आप उसके ऊपर और नीचे अगर जाते हो, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो और उससे कम भी कर सकते हो। दोनों ही केसेस में बेनिफिट नुकसान क्या है, वो जैसे कि जो आपके जो होस्ट है, जो वीएम्स है, ये मान लो ये मेरा वीएम है, ये मेरा फिजिकल हार्डवेयर है, ये ओपन स्टैक का हार्डवेयर है, कंप्यूट नोड है, लेट्स से कंप्यूट नोड है ये। इस कंप्यूट नोड में लेट्स से 8 सीपीयू है। इस वीएम को मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कन्वर्ट किया, इसको मैंने किया लेट्स से ओवर कमिटमेंट। ओवर कमिटमेंट में मैंने 8 सीपीयू को क्या कहते हैं कि 24 सीपीयू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे 24 में से कितने भी दे सकता हूँ, तो लेट्स से मैंने 12 दे दिया, इस वीएम को भी मैंने लेट्स से 12 दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से, पर जो ये जो 12 है और ये जो 8 था, लेट्स से कि इसकी जो मैपिंग है कि यहाँ का एक सीपीयू और इसका जो फिजिकल का एक सीपीयू है, अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, तो इसका जो एक सीपीयू है और इसका जो एक सीपीयू है, क्या वो सेम इक्विवेलेंट है कि 1:1 का मैपिंग है? नो, 1:1 का मैपिंग आपने नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट रेशियो को एक्सीड किया है, आप इससे भी ज्यादा गए हो। आपने क्या किया, 1:3 किया है आपने, आपने किया 1:3, ओवर कमिटमेंट किया है आपने। ओवर कमिटमेंट का मतलब कि जितना आपको कन्वर्ट करना था आपने उससे भी ज्यादा किया है, तो आपको यहाँ पे मिल गया 24 सीपीयू, 8 का 3 टाइम्स। लेकिन जो परफॉर्मेंस होगी उसमें इम्पैक्ट आएगा। तो लेट्स से कि ये 3 सीपीयू जो लेगा वो इक्विवेलेंट होगा इस 1 सीपीयू के, तो ऑब्वियसली जो आपकी जो वीएम परफॉर्मेंस है वो उतनी नहीं होगी। तो अब आप ऐसा क्यों करोगे, आप ऐसा क्यों करते हो? तो ऐसा आप इसलिए करते हो कि जब आप अपना प्लेटफॉर्म डिफाइन करते हो, ठीक है, जब आप अपना ओपन स्टैक इंस्टॉल करते हो, ओपन स्टैक तो जनरली प्राइवेट क्लाउड होता है, तो आपको पता होता है कि इसके ऊपर आपको किसको डिप्लॉय करना है। आपको अपने टेनेंट्स के बारे में पहले से पता होता है कि कौन कौन से टेनेंट्स आ रहे हैं, तो आप उनसे सीआईक्यू में उनसे सवाल पूछते हो कि आपको ओपन स्टैक जैसा चाहिए। आप कस्टमर से जो क्वेश्चन करते हो, जब कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट मतलब डिलीवरी होती है ना, फर्स्ट टाइम जब कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है, तो सबसे पहले जो सवाल होता है ना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते ही, सबसे पहले देखो प्रोजेक्ट के फेजेस क्या होते हैं। ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्ट का सबसे पहले जो होता है वो किक स्टार्ट होता है, कि आप पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, अपने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाओगे, उनको बताओगे कि भाई हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डिलीवरी के बारे में बता रहा हूँ, ये डिलीवरी का मॉडल है, डिलीवरी मॉडल, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सीआईक्यू करते हो। सीआईक्यू का मतलब होता है कस्टमर क्वेश्चन है, आप कस्टमर से सवाल पूछते हो। आप कस्टमर से ये पूछते हो कि भाई आपको कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्या क्या चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर डिप्लॉयमेंट। फिर उसके बाद आप अपना डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है, कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा। उस डिज़ाइन में आप हाई लेवल, लो लेवल, इसको हम एचएलडी बोलते हैं, एलएलडी बोलते हैं। फिर उसके बाद आप अपना जो भी प्लानिंग होता है कि लेट्स से एग्जीक्यूशन है, अब मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूशन में आप क्या करते हो, डिप्लॉयमेंट, तो फिर आप जाके वहाँ पे डिप्लॉय करते हो। तो इस तरीके से आपकी डिप्लॉयमेंट मतलब होता है, और भी फेजेस होते हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे वापस यहाँ आना है। तो ओपन स्टैक जो सीआईक्यू होता है, तो इस सीआईक्यू में आप अपने कस्टमर से पूछोगे कि आप इसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन चला रहे हो, आप किस तरीके का कमिटमेंट चाहते हो। आप उनसे पूछते हो कि कमिटमेंट रेशियो कितना रखना है। अगर वो कहता है कि मुझे कमिटमेंट रेशियो बढ़ा के दो, मुझे बहुत सारी वीएम्स चलानी है और मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस केस में आप ओवर कमिटमेंट कर सकते हो, बट अगेन आपको पहले चेक करना पड़ता है कस्टमर से। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि लेट्स से कि अगर किसी की एप्लीकेशन बहुत बल्की है, ठीक है, बल्की है, और एक है जिसकी एप्लीकेशन बहुत लाइट है। अब इन दोनों के केस में अगर आप देखोगे, तो ये जो लाइट ऑपरेशन वाला जो है, ये इसको ज्यादा हैवी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, इसको लेस रिसोर्सेज चाहिए। तो इसको आप ऐसे, अगर आपके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेट्स से आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं
जो लाइटर वेट में है। तो आप इस केस में ओवर कमिटमेंट करके मोर नंबर ऑफ वीएम्स को आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपकी बहुत सारी वीएम्स चल सकती हैं क्योंकि सारी एप्लीकेशंस आपकी लाइट है। बट लेट्स से कि कोई बल्कि एप्लीकेशन है टेलीकॉम की, तो उस केस में आप अगर लगता है कि आपका जो नॉर्मल रेशियो है कमिटमेंट रेशियो, वो भी अगर जो है क्या कहते हैं कि वीएम को इम्पैक्ट कर सकता है, तो आप यहाँ पे इसको अंडर कमिटमेंट भी कर सकते हो। इवन दो अंडर कमिटमेंट नहीं किया जाता है, डिपेंडिंग की केस कैसा है, हो सकता है कि आपकी जो वीएम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो उस केस में आप उसको अंडर कमिटमेंट भी कर सकते हो। आप इसको 1:1 भी मैप कर सकते हो अगर आप चाहते हो, तो आप इसको 1:1 भी कम कर सकते हो। दैट मीन्स कि फिजिकल और वर्चुअल में जो सीपीयू होगा, अगर आप कहते हो लेट्स से, आप बोलते हो कि मैं इसको करता हूँ अंडर कमिटमेंट, अंडर कमिटमेंट, तो उस केस में आप इसको 1:1 का मैपिंग कर सकते हो। आप बोलते हो कि नहीं मैं इसको ओवर कमिटमेंट कर रहा हूँ, ओवर कमिटमेंट, तो इसको आप क्या कहते हैं 1:, क्या कहते हैं कि 2 कर सकते हो, 1:3 कर सकते हो, जो भी आपको लगता है। तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है कि जब ओपन स्टैक डिप्लॉय किया जाता है तो आपको पूछना पड़ता है अपने कस्टमर से। अगर ये चीज़ आपने कंसिडर नहीं करी है तो आपको रन टाइम में बहुत इश्यूज आएंगे। रन टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके जो वीएम्स हैं वो हमेशा ओवरलोडेड रहें, वो कभी भी परफॉर्म ना कर पाए अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि समहाउ आप इस चीज़ को कंसिडर करना भूल गए थे। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। नॉर्मल अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ कमिटमेंट रखता हूँ, नॉर्मल कमिटमेंट करता हूँ, तो नॉर्मल कमिटमेंट का देखो एक रेशियो होता है, ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई दीपक पूछो, दीपक क्वेश्चन पूछ सर रहे ये थे। जो हाँ हाँ सर, ये जो हमारा स्टोरेज नोड है, एक्सटर्नल स्टोरेज, ये तो हाँ मतलब हमारा जैसे 10 8 15 कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर सर्वर रहता है, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता है ना? एक सर्वर, एक मान लो कि एक स्टोरेज सर्वर है हमारा, नहीं नहीं, एक्सटर्नल उस स्टोरेज। हाँ वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता है, इसका एक तरीका होता है। फर्स्ट वो एक सर्वर में कनेक्ट रहेगा, डेडिकेट सर्वर उसको। हाँ करेक्ट। अरे वो सर्वर में, वो जो डेडिकेट सर्वर में वो कनेक्ट रहेगा, उसी में ही हमारा ओएस लग जाएगा, right? हाँ करेक्ट। और उसमें ही तो ओपनस्टैक का जो प्रोसेस है, इसको वर्चुअलाइज करने के लिए हार्डवेयर डिस्क, हम्म, सारे प्रोसेस उसी में ही होगा ना? हाँ उसी में होता है। ओके। चलो एक अरे काम सर, ये करता हूँ मैं कनेक्ट पहले कैसे नहीं, होता है? हाँ वो मैं बताता हूँ, एक मिनट ये वाला टॉपिक खत्म कर देते हैं, ये सीपीयू रैम वाला, ठीक है। देखो राइट सर। कमिटमेंट वाला जो होता है, रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रेशियो जो डिफॉल्ट रेशियो क्या है, जो डिफॉल्ट रेशियो होता है, डिफॉल्ट रेशियो जिसके ऊपर अगर आप जाते हो तो उसको ओवर बोलते हैं, और अगर आप उसके नीचे आते हो तो उसको हम अंडर बोलते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट रेशियो जो होता है वो होता है आपका सीपीयू के लिए, फॉर सीपीयू वो होता है 16:1, ठीक है। और रैम के लिए होता है 1.5:1। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सीपीयू लेके चलते हो तो आपको वर्चुअल में 16 सीपीयू मिलते हैं, और अगर आप 1 जीबी रैम लेके चलते हो तो 1.5 जीबी रैम मिलती है आपको वर्चुअल में। तो इतना आपको एक्स्ट्रा मिलता है। समझ गए? ये रेशियो होता है जनरल, डिफॉल्ट रेशियो बोलते हैं इसको। अब आपके ऊपर है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके जो टेनेंट्स हैं वो किस तरीके की एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। अगर वो लाइटर एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं तो उस केस में आप इसको बढ़ा सकते हो, उसको आप ओवर कमिटमेंट कर सकते हो। ओवर कमिटमेंट अगर आप करते हो तो दैट मीन्स कि ये आपका और ज़्यादा हो सकता है। इस 16 को आप 32 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो। तो और इस रैम को आप 2 टाइम्स कर सकते हो, 3 टाइम्स कर सकते हो। पर ये एक बात याद रखना कि उन वीएम्स की जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होती है। तो अगर वो लाइट है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आपकी बल्की एप्लीकेशंस हैं और अगर आपने ओवर कमिटमेंट कर दिया तो फिर आप प्रॉब्लम में लैंड करोगे। आपकी वीएम जो है वो हो सकता है परफॉर्म ही ना करें। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो बल्की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसके लिए कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना, ओवर कमिट नहीं करना, ठीक है। और जो लाइटर वीएम्स हैं उनके लिए अंडर कमिट मत करना, वरना आप रिसोर्स वेस्ट करोगे ना अगर आप अंडर कमिट कर रहे हो तो। क्योंकि अंडर कमिट में आपको रिसोर्सेज कम मिल रही हैं जब एप्लीकेशन ही लाइट है। हाँ अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, गो फॉर डिफॉल्ट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप डिफॉल्ट यूज करो। बट
आप ये कॉम्बिनेशन कभी भी ट्राई मत करना, ठीक है। बल्कि के लिए ओवर कमिटमेंट और लाइटर के लिए अंडर कमिटमेंट। आप बल्कि के लिए अंडर कमिटमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बल्कि है और वो डिफॉल्ट से भी शायद नहीं चलेगा, तो उस केस में आप इसको अंडर कमिट कर सकते हो। अंडर कमिट में क्या होगा कि आपकी रिसोर्सेज जो है वो वर्चुअली कम हो जाएंगी, तो उस केस में आप ये कर सकते हो ट्राई, ठीक है। और अगर आपकी लाइटर एप्लीकेशन है तो आप इसको ओवर कमिट कर सकते हो, ओवर कमिट कर सकते हो। वाई? बिकॉज इससे आपका और ज्यादा वीएम्स लॉन्च हो सकती हैं। तो यार ये देखो ना, ये हमेशा डिसाइड करना होता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपको। अब ये बात थी सीपीयू और रैम की। अब बात हम आते हैं यहाँ पे निक और इसकी। तो देखो निक जो होता है ये जो फिजिकल से, तो आपको पता ही है कि जो फिजिकल VLAN से, फिजिकल से ये जाता है आपका वर्चुअल पे। तो ये हो जाता है VLAN, VXLAN, एक्सटेंडेड VLAN होता है, इस तरीके से जाता है। तो ये इस तरीके से वर्चुअल में कन्वर्ट होता है, मतलब मोर नंबर ऑफ नेटवर्क्स आप कर सकते हो कंसीडर। तो वीलैंस की एक लिमिट होती है, ठीक है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट 1028 नेटवर्क्स तक की होती है। उसके ऊपर बियॉन्ड जाना होता है तो आपको VXLAN यूज करना पड़ता है। तो एक फिजिकल जो देखोगे नेटवर्क है, जो ये निक है, इसके ऊपर एक केबल जा रही है। इस केबल से पहले एक अगर लैंस ले, एक ही नेटवर्क लेके जाते हैं, सिर्फ एक नेटवर्क लेते हैं। उसकी जगह आपने वर्चुअली क्या किया कि VLAN चलाया। और ये ओपन स्टैक का नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ये नेटवर्किंग का बहुत पहले से है। VLAN तो आप बहुत साल पहले से सुनते आ रहे हो, जब से आपका ये वर्चुअलाइजेशन भी नहीं आया है। VLAN मतलब कि नेटवर्किंग का VLAN, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन। एंड VXLAN इसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जिसमें आप उससे भी ज्यादा बियॉन्ड मोर देन 1028 जा सकते हो अगर आपको नेटवर्क्स चलाने हैं। मैं नेटवर्क कह रहा हूँ, मैं आईपीज नहीं कह रहा, नेटवर्क। नेटवर्क इज अ सेग्रीगेशन कि आपके कितने टाइप के सबनेट्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज की, कि क्या मैं स्टोरेज को जब कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि ये फोर्थ रिसोर्स है, ठीक है। तीन रिसोर्सेज की मैंने बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ कि जो स्टोरेज है, जब ये वर्चुअल स्टोरेज बनता है, तो क्या हम इसमें इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये रेशियो एक्सीड कर जाए? तो देखो भाई, अभी आज की डेट में ना इसकी 1 to 1 मैपिंग ही होती है। मतलब जितना स्टोरेज आपको फिजिकली दिखता है 1 GB, यहाँ भी 1 GB ही होता है। इसके लिए कोई वर्चुअलाइजेशन नहीं होता है कि 1 GB को आप 5 GB में कन्वर्ट कर सको। बट हाँ, इसमें भी वर्चुअलाइजेशन हो रही होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही होंगी। बट मैं ये बोलूंगा कि इस तरीके की वर्चुअलाइजेशन को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब आप डेटा सेव करते हो तो ऑलरेडी आप कंप्रेस कर सकते हो, अगर आपका वैसा केस बनता है। तो स्टोरेज से वर्चुअल स्टोरेज में जब कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो उसमें जनरली सेम रेशियो रखा जाता है, उसमें हम उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेट से अगर आप 10 TB का सिस्टम बना रहे हो, तो आपको वर्चुअली भी वो 10 TB ही रहेगा, 10 TB। ठीक है, ये किसी ने पूछा था क्वेश्चन ना? हाँ सर। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेक्निकली, बट इस चीज को हम कभी भी करते नहीं है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। अगर आप इसको वर्चुअली एक्सीड करने की कोशिश करोगे तो ये डेंजरस होता है। इसीलिए जैसा रहता है हम उसको वैसे ही कन्वर्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी, कि स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी होती है। एक होता है आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे काम करता है, ठीक है। फिर होता है SSD, जो आजकल आप सुनते हो, सिंगल स्टेट ड्राइव, सिंगल स्टेट ड्राइव, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं होता, एक ही स्टेट होती है। और नेक्स्ट होता है आपका NVMe, ये होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। तो ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि तीनों डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं। HDD से ज़्यादा स्पीड आपको SSD में मिलती है, उससे भी ज़्यादा स्पीड आपको NVMe में मिलती है, ये आपको भी पता है अच्छी तरह। इसमें जो स्पीड होती है वो जाती है लगभग 500 Mbps, ठीक है।
ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूँ, 500 एमबीपीएस के आसपास जाता है। एसएसडी में जो है वो आपका कम से कम 1400 एमबीपीएस के आसपास होता है। आसपास बोल रहा हूँ, मतलब इसके आसपास की रफ फिगर है। लेकिन एनवीएमई में ये जो वैल्यू है वो 4000 तक भी चली जाती है। मतलब ये कि आप इतनी स्पीड से रीड राइट कर सकते हो डेटा को। तो ऑब्वियसली जब आपको कोई क्लाउड या वर्चुअलाइजेशन अगर करना होता है तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ता है। इस वाली स्पीड में आप वर्चुअलाइजेशन कर नहीं सकते, क्योंकि 500 एमबीपीएस का है, प्रैक्टिकली उससे भी कम मिलता है, 50 एमबीपीएस भी मिलेगा तो मिलेगा। तो इतनी कम स्पीड में अगर आप वर्चुअलाइजेशन करते हो जहाँ पे मल्टीपल चीजें एक साथ कॉल कर रही हैं, लेट्स से कि मैंने एक ओपन स्टैक का प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर दिया है अपने लैपटॉप पे, और मेरे लैपटॉप पे जो नॉर्मल डेस्क है वो है एचडीडी, और मैंने इस पे ओपन स्टैक इंस्टॉल कर दिया। देखो सॉफ्टवेयर कॉम्पिटेबिलिटी में इशू नहीं आएगा, इंस्टॉल तो हो ही जाएगा, वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं इंस्टॉल नहीं होऊंगा। लेकिन आप जब वीएम चलाओगे, आपकी वीएम्स रन हो रही हैं, आपके एप्लीकेशंस चल रहे हैं साथ में लैपटॉप के बराबर में आउटलुक पे, तो अगर आप देखोगे ये हो गया मेरा लैपटॉप, और ये हो गया मेरा ओपन स्टैक वर्चुअलाइजेशन के थ्रू, ये मेरा आउटलुक हो गया, और ये टीम्स हो गया। तो इतनी सारी चीजें जब चलेंगी तो ऑब्वियसली आपका क्या कहते हैं कि जो डेस्क है वो तो धीरे सेम ही है ना, सिंगल डेस्क के ऊपर ही आप सारा काम कर रहे हो, सारा आईओपीएस जा रहा है। और इसकी भी आईओपीएस कितनी है, वो आईओपीएस है बिल्कुल 500 एमबीपीएस के आसपास, तो वो रीड राइट स्पीड कितनी बहुत कम है। तो इसलिए इस तरीके की स्टोरेज टेक्नोलॉजी से जो है आपको वर्चुअलाइजेशन में कोई फायदा नहीं होता है, तो आपको एसएसडी से स्टार्ट करना पड़ता है, तो एसएसडी या एनवीएमई। अब ये कॉस्ट जो होता है ना वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। अगर मुझे आज की डेट में लेट्स से अगर मैं बात करूं तो मेरे को अमेजोन पे अगर मैं एक हार्ड डिस्क देखता हूँ तो एक टीवी की लेट्स से अगर मैं हार्ड डिस्क देखूंगा एचडीडी, तो वो मुझे कितने का मिल जाएगा, वो मिल जाएगा मुझे लगभग मान लो 4000 का, ठीक है, इंडियन रुपीज में। अगर मैं इसको एसएसडी में देखूं तो ये कम से कम 8000 के आसपास आएगा, ऑलमोस्ट डबल रेट पे। और इतनी ही अगर मैं एनवीएमई एक्सपेक्ट करूं, एनवीएमई, तो वो भाई मुझे कम से कम लगता है कुछ नहीं तो 13-14 हजार का आएगा, ठीक है। मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपना रफ आइडिया बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कॉस्ट कितना बढ़ रहा है आपका स्टोरेज के साथ। एक टीवी लगाने के लिए आपको 3 अलग अलग प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म की भी कॉस्टिंग लेके चलनी पड़ती है कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में मेरे पास पोर्टफोलियो है कि मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स को, तो मेरे पास जो रिसोर्सेज है उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अगर मैं सबको एनवीएमई दूंगा, अगर मैं सबको एनवीएमई दूंगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल से मैं 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो जो कि एक फायदे का सौदा नहीं होगा। तो इसलिए वो मल्टीपल ऑफरिंग्स रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे कि नॉर्मल डिस्क चाहिए आपको या एसएसडी चाहिए या आपको एनवीएमई चाहिए। तो आप बोलोगे कि मुझे एनवीएमई चाहिए, तो वो फिर आपको उसी हिसाब से चार्ज करेंगे। तो उनके पोर्टफोलियो में सब कुछ होता है, बट डिपेंडिंग कि आपको क्या चाहिए। हाँ, एचडीडी नहीं मिलता है, एसएसडी से ही शुरुआत होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल डिस्क नहीं मिलेगी, एसएसडी ही मिलेगी जनरली। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं दीपक के, कि ये जो स्टोरेज है ये कनेक्ट कैसे होता है। तो देखो मैंने अभी क्लियरली एक चीज बताई कि ये है ओपन स्टैक। अब जब मैं ओपन स्टैक को एक बॉक्स दिखा रहा हूँ तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है या जानते हो ओपन स्टैक के बारे में वो इस बॉक्स के अंदर है। अब मैंने बोला कि सेफ एक अलग प्रोजेक्ट है, तो ये है सेफ। तो दैट मीन्स कि ये सेफ स्टोरेज है, ये ओपन स्टैक है, ये आपस में कनेक्टेड है समहाउ। उस कनेक्शन को हमें देखना है, ठीक है। तो वो कैसे कनेक्टेड है, लेट्स सी। ओपन स्टैक को साइड में करके सेफ के बारे में पढ़ते हैं। सेफ से भी पहले हम नॉर्मल स्टोरेज को समझते हैं कि नॉर्मल स्टोरेज करता क्या है। सर सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोग सेपरेट अंडर क्लाउड का स्टोरेज, सॉरी अंडर क्लाउड का नोड अलग है, उसके बाद हम लोग ओवर क्लाउड रखते हैं, राइट? हाँ हाँ। सर ये जो सेफ स्टोरेज है अंडर क्लाउड के साथ कनेक्ट रहेगा फिजिकली? ये जो सेफ का जो स्टोरेज है, सेफ का जो डेडिकेटेड स्टोरेज है, वो अंडर हम्म। क्लाउड के साथ कनेक्ट रहेगा कि कंट्रोलर के साथ कनेक्ट रहेगा? ऑब्वियसली कंट्रोलर के साथ रहेगा। मेरा लॉजिक। जितना मानना हाँ। है कि ना ये ऑब्वियसली ओवर क्लाउड को ही रिक्वायरमेंट है, भीम को रिक्वायरमेंट है, कि ना अंडर हम्म। क्लाउड को कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम्म। वो तुमने आंसर भी खुद ही दे दिया। देखो पहले अंडर क्लाउड और ओवर क्लाउड को अच्छी तरह समझ लो कि ये क्यों है और इसकी क्या फायदे नुकसान है। अंडर क्लाउड और ओवर क्लाउड ये एक डिप्लॉयमेंट का मेथड है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का, जो मैंने पहले भी बताया था।
कि अगर मुझे ओपन स्टैक की लाइफ साइकिल को कंट्रोल करना है तो मुझे मल्टीपल तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है ट्रिपल ओ। ट्रिपल ओ का मतलब होता है ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक, ठीक है। अभी ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक का कॉन्सेप्ट क्यों दिया है इन्होंने? इन्होंने बोला कि यार आपको, अब देखो ओपन स्टैक एक्चुअली क्या है, ये ओपन स्टैक है, ये एक नोड है, ठीक है। इसके अंदर जो बुफे होता है, उस बुफे में क्या क्या होता है, नोवा से लेके, न्यूट्रॉन से लेके, ठीक है, होराइजन से लेके, ठीक है, हीट सिंडर, कीस्टोन, ठीक है, ग्लैंस, स्विफ्ट, ये सब मेन मेन सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज हैं। तो ओपन स्टैक इज ऑल अबाउट सर्विसेज। ओपन स्टैक के अंदर अगर आप देखोगे ना, ओपन स्टैक का जो प्रोजेक्ट है वो एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं माना जाता है। ओपन स्टैक के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनकी साइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग सर्विसेज दिखाते हैं, तो उनके सब प्रोजेक्ट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है। हाँ, वो एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फ्रेमवर्क सबका सेम है, काम करने का तरीका सबका सेम है, आपस में एक दूसरे से सबको इंटरेक्ट करना है, और सबका अपना अपना पर्पज होता है। अब सवाल ये आता है कि सारी सर्विसेज को उठा के मुझे डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो मैं कैसे शिप करूं इसको, कैसे मैं इसको दूं? तो देखो, आप इसको अगर एक नोड में भी तो डाल सकते हो ना, इट इज पॉसिबल ऑल इन वन, ऑल इन वन, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप ये सारे पैकेजेस लो, इमेजिन करो कि सब आरपीएम है, ठीक है, एक बहुत बेसिक डाउन उस पे जाता है, पुराने बिल्कुल उस पे। पहले आप लोगों को क्या मिलता था, आरपीएम मिलती थी किसी की भी, या जैसे आप एनटीपी इंस्टॉल करते थे या कोई भी सर्विस इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या मिलती है, आरपीएम मिलती है। तो आप क्या करते हो डिप्लॉय करने के लिए, आप क्या करते हो, सबसे पहले आप आरपीएम अपलोड करते हो अपने सर्वर पे। तो लेट से मेरे पास एक सर्वर है, ठीक है, ये मेरे पास है रेल 7.7, पुरानी बात करता हूँ, तो रेल 7.7 एक सर्वर है, आईपी है इसकी मेरे पास, मैंने सर्वर पे लॉगिन किया, मेरे को सर्विस इंस्टॉल करनी है, मैंने आरपीएम अपलोड किया, फिर मैंने आरपीएम इंस्टॉल किया, कैसे, आरपीएम हाइफन आईवीएच और पैकेज का नाम डाला, ठीक है, मेरा आरपीएम इंस्टॉल हो गया, मैंने चेक भी कर लिया, कैसे, आरपीएम हाइफन क्यूए, और उस पैकेज का नाम ग्रैब करके पैकेज का नाम ग्रैब कर लिया। दैट मीन्स कि मेरा आरपीएम इंस्टॉल है। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कॉन्फ़िगरेशन। वही देखो, सिर्फ इंस्टॉल से तो नहीं होगा ना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए होंगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को मैं चेंज करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, सर्विस स्टार्ट करूँगा, सर्विस स्टार्ट। ये हम कैसे करते थे, सिस्टम सीटीएल, ठीक है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, और जो भी इस आरपीएम में सर्विस आई है उसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो, सिस्टम सीटीएल, और यहाँ पे हो जाएगा स्टेटस, और ये हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके साथ ये एक चीज और शिप करता है, वो होता है मारिया डीबी। मारिया डीबी, ये मारिया डीबी का क्या काम होता है, मारिया डीबी का काम ये होता है कि ये आपका डेटाबेस देता है, हर एक सर्विस को डेटाबेस इंस्टेंस देता है। फिर आप एक इंस्टॉल करते हो एडवांस मैसेजिंग क्यू, ठीक है। अब आप चाहे उसके लिए रैबिट एमक्यू ले लो या कोई और ले लो, तो आपने रैबिट एमक्यू ले लिया, तो आपको ये दोनों भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो इंस्टॉल का जो प्रिंसिपल होता है ना, कहीं भी जब आप इंस्टॉल करते हो किसी भी चीज को, तो दो तरीके से करते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, आरपीएम के फॉर्म में करते हो, या फिर आप उसको तार फाइल ले जाते हो, तार डॉट जीजेड एक्सट्रैक्ट करते हो, अगर वो कोई सर्विस नहीं है तो एक्सट्रैक्ट करके हो गया। कॉपी पेस्ट है बेसिकली, ये कॉपी पेस्ट होता है, ये तो कॉपी पेस्ट कहते हैं इसको, अगर लेमन टर्म में बोलूँ तो ये कॉपी पेस्ट है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके पेस्ट कर दिया। आरपीएम ये होता है बेसिकली इंस्टॉलेशन मेथड। तो इस मेथड में आप एक पैकेज इंस्टॉल करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, सर्विस स्टार्ट करते हो, देखो यही होता है, यही कोर प्रिंसिपल है किसी भी चीज को इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अब मुझे ये सबके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, होराइजन, मतलब मुझे सबके लिए करना पड़ेगा, इन सबके लिए वन बाय वन करना पड़ेगा, ये जितने भी हैं, ठीक है। ये भी किया मैंने, मारिया डीबी भी इंस्टॉल किया, ठीक है, ये रैबिट एमक्यू भी इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया, सबको स्टार्ट कर दिया, अब मेरा एक ओपन स्टैक बन गया। तो इस तरीके से मेरा ऑल इन वन ओपन स्टैक इंस्टॉल हो गया। तो क्या जरूरत है अंडर क्लाउड की, क्या जरूरत है ओवर क्लाउड की, क्या जरूरत है कंट्रोलर की, क्या जरूरत है मुझे कंप्यूट की, इस डायग्राम में तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मेरा अच्छा खासा सोल्यूशन है, इसके ऊपर मैं वीएम्स चला सकता हूँ, पर ये एक सिंगल हार्डवेयर है, करेक्ट, ये सिंगल हार्डवेयर है, अगर मेरा सिंगल हार्डवेयर फेल होगा
तो मेरे पास कोई भी वो नहीं है, पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं कि रिडंडेंसी नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास कोई रिडंडेंसी नहीं है, कल ये हार्डवेयर गया सब कुछ गया, तो ऑब्वियसली ऐसा सोल्यूशन तो आप कस्टमर को नहीं बेचोगे ना। तो ये होता है, ये कॉन्सेप्ट, ये पीओसी वाले मॉडल होते हैं जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपको करना होता है। लेकिन जब आप कॉमर्शियल में जाते हो, ठीक है, तो एक होता है पीओसी कि आप पढ़ाई करते हो, समझते हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेते हो, आरएनडी करते हो, पीओसी करते हो, आरएनडी करते हो, सर्च करते हो। एक होता है आपका कॉमर्शियल कि ये अब आपको कस्टमर के लिए भेजना है, एंटरप्राइज लेवल, कि उसको वो कस्टमर को दोगे, कस्टमर आगे बिजनेस करेगा उसके ऊपर। तो उस केस में आपको ऐसा सोल्यूशन नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ये। तो अगर यहाँ पे एक हार्डवेयर गया तो सब कुछ खत्म है, तो वहां पे आपको फिर मल्टीपल हार्डवेयर आ गए। अब मल्टीपल हार्डवेयर के आते ही अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब ये सारी चीजें मैं यहाँ भी करता हूँ, यही सारी चीजें मैं यहाँ भी करता हूँ, और यही सारी चीजें मैं यहाँ भी करता हूँ। तो एक चीज जो मिसिंग मुझे दिख रही है वो है क्लस्टरिंग इनकी, कि आपस में ज्वाइन कैसे होंगे, हु विल मैनेज द क्लस्टर, कौन इनको आपस में जोड़ेगा। दूसरा ये है कि इन सर्विसेज को कौन ज्वाइन करेगा, कि ये सर्विसेज की यहाँ पे मान लो सर्विसेज चल रही हैं। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड की यहाँ भी आईपी है, डैशबोर्ड की यहाँ भी आईपी है, और डैशबोर्ड की यहाँ भी आईपी है। तीन जगह आ गई। कल को मैं एक और सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, उसके पास भी डैशबोर्ड आ गया, इसके पास भी अपना डैशबोर्ड है। तो मेरे पास तो इतनी सारी आईपी हैं, और ये डैशबोर्ड आपको सिर्फ इसी सर्विस पे लेके जाएगा। अगर आप इसकी आईपी यूज करोगे तो आप इसी नोड की डैशबोर्ड को देख सकते हो। तो ये समहाउ जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज के लिए फिर ओपन स्टैक ने एक सोल्यूशन दिया। ओपन स्टैक ने बोला, पहले क्या होता था, पहले पैक्सटैक होता था। पैक्सटैक पपेट मॉडल होता था। पपेट मॉडल ये कहता है कि आप एक इंस्टॉल कर लो हार्डवेयर पे, इसको आप बोलो मास्टर, क्योंकि ये पहला है, फर्स्ट है तो ये मास्टर हो गया। अब इसके बाद ये सेकंड आएगा। तो यहाँ पे आपने मान लो सर्विसेज सारी इंस्टॉल कर ली, जितनी भी हमने ओपन स्टैक की होती हैं। अब अगले वाले में ये क्या करेगा, ये खुद ही ये पपेट बना देगा, ये नेक्स्ट वाला इसका पपेट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इसके अंदर भी सर्विसेज इंस्टॉल कर देगा और कंट्रोल भी करेगा। तो ये मॉडल में आप मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, मल्टीपल नोड्स को आप इस मॉडल में कनेक्ट कर सकते थे। कंप्यूट आप सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते थे, कि जो कंप्यूट से रिलेटेड कंपोनेंट्स है सिर्फ वही इंस्टॉल करो, बाकी मत करो। तो बाकी मत करो, सिर्फ कंप्यूट वाले डालो, बाकी हटा दो, सिर्फ कंप्यूट कंप्यूट डालो। तो ये हो गया कंप्यूट, और ये भी हो गया कंप्यूट, और ये हो गया मास्टर, इसके पास है कंट्रोल, तो इसके पास सारी सर्विसेज हो गई। ये मॉडल भी जो है ज्यादा हिट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो फिर ओपन स्टैक ने बोला कि यार ये लाइफ साइकिल मैनेज करना। अब देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि अब हम ओपन स्टैक की बात नहीं कर रहे कि ओपन स्टैक कैसे क्या करना है, सर्विसेज कैसे चलानी है। हम बात करें लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज किया जाए एक कस्टमर के एनवायरनमेंट में। पैक्सटैक पुराना मेथड था, फिर ये लोग एक मेथड लेकर आए जिसको ये बोलते हैं ट्रिपल ओ, ट्रिपल ओ, जिसको कि रेड हैट डायरेक्टर बेस्ड इंस्टॉलेशन कहता था, डायरेक्टर बेस्ड इंस्टॉलेशन, ठीक है। और मिरांटिस में इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल इंस्टॉलेशन, बेस्ड इंस्टॉलेशन, कुछ वर्ड होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट मिरांटिस कम्युनिटी का मतलब वो है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि ट्रिपल ओ जो है मेथड, अब ये क्या कहता है ट्रिपल ओ मेथड, कि यार एक काम करते हैं कि जो हमको पहले तो देखो, अब मैंने ये बता दिया कि ये हो गया दो नोड्स प्रोडक्शन में, लेट से मेरे पास दो नोड है, ठीक है। अब इन दो नोड्स को मैं चाहता हूँ कि ये नोड पे सिर्फ वीएम्स चले, इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इसको मैंने रोल दे दिया कंप्यूट का। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसमें कंप्यूट की सर्विसेज चलनी चाहिए, वो और कोई फालतू की सर्विस नहीं चलानी है। इसको मैंने बोल दिया कि तुम मास्टर बन जाओ, तो इसको मैंने कंट्रोलर बोल दिया, ये हो गया कंट्रोलर। अब क्या होगा कि कंट्रोलर बोल दिया, अब इनको आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप अपनी चॉइस है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करो, जैसे आप पहले करते थे ना, आरपीएम इंस्टॉल करो, यहाँ भी आरपीएम इंस्टॉल करो, और आप अपना क्लस्टर बनाओ। ये सारी चीजें आप मैनुअली करो। इसके ऊपर जो जो मैंने स्टेप्स बताए ना आपको यहाँ पे, ये वाले, ये सारे स्टेप्स आप मैनुअली करो। पर होता क्या है कि अब बड़े क्लस्टर में अगर आप जाते हो, तो ये तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ तो 10 नोड होगा, 20 नोड होगा, कल को और ऐड होगा। तो आप ये बैठ के सारे इंस्टॉलेशन के आरपीएम्स चलाओगे, तो फिर तो आपका काम हो गया। आप गलती भी कर सकते हो, आपका प्रोजेक्ट टाइमली भी कंप्लीट नहीं होगा।
तो इसलिए ओपन स्टैक ने कहा कि यार ये रोल्स तो ठीक है, दैट इज फाइन, रोल्स है ये, कंट्रोलर एंड कंप्यूट। इसको डिप्लॉय करने के लिए हम किसी इंजीनियर को नहीं बोलेंगे कि वो जाए और आरपीएम इंस्टॉल करे, रेदर हम एक नोड इंस्टॉल करेंगे जिसको कि आप बोल सकते हो जंप सर्वर। ये आपने बहुत पहले भी सुना होगा ये वर्ड, जंप सर्वर। जंप सर्वर, किक सर्वर, बहुत सारे नाम होते हैं, किक सर्वर। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक, इसके पास सारे पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस किस चीज के लिए, इसके लिए पूरे नोड्स के लिए। तो इसको आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इसे कमीशन करना पड़ता है। तो आप इस जंप सर्वर को इंस्टॉल करते हो और ये जंप सर्वर क्या करता है, फिर ये देखिएगा अच्छा इसको मुझे कंट्रोलर का रोल देना है, ओके इसको मुझे कंप्यूट का रोल देना है, उसके हिसाब से वो इंस्टॉलेशन करेगा। तो इसी जंप सर्वर को ओपन स्टैक कम्युनिटी ने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, इसको ओपन स्टैक ही रखते हैं, क्योंकि इस जंप सर्वर में भी तो आपको पैकेज डालना पड़ता है ना, इस जंप सर्वर में भी आपको पैकेज डालना पड़ता है। अब उसमें आपको एनसिबल, टेराफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं आपको यूज करना पड़ता है, जो भी आप प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम एक काम क्यों नहीं करते हैं, हम तो ऑलरेडी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना। तो क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए अपनी सर्विसेज को रीयूज नहीं कर सकते, कि जैसे लेट से कि इस जंप सर्वर में मुझे गुई देनी है, तो क्या मैं इसको अपनी गुई ना दे दूं, डैशबोर्ड की गुई, मेरे पास भी तो सेम, मैं भी वही सेम काम करता हूँ। अब अगर मान लो कि एक इंटीरियर डेकोरेटर है और वो कस्टमर्स के लिए इंटीरियर डेकोरेट करता है, तो वो अपने घर का इंटीरियर डेकोरेट नहीं कर पाएगा, कर सकता है। तो ओपन स्टैक ने कहा कि यार हम तो, हमारा काम ही है लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, तो हम खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है डैशबोर्ड यहाँ डाल दो, तो उन्होंने यहाँ पे डैशबोर्ड डाल दिया। उन्होंने कहा और क्या चाहिए होता है, उन्होंने बोला यार ये जितने भी नोड्स है ना, इनकी बेसिकली इमेजेस होती हैं, मतलब क्या होता है कि इनकी इमेजेस होती है, प्री इंस्टॉल्ड इमेजेस। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं इमेजेस, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ऑलरेडी ग्लैंस है जो इमेज को मैनेज करता है, तो हम यहाँ ग्लैंस डाल देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि और क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि यार हमको ना हीट चाहिए। हीट क्यों चाहिए होता है, आपको याद होगा ओपन स्टैक से बात करने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ती है, अगर आप उसको ऑटोमेटिक वे में करना चाहते हो। उन्होंने बहुत पहले भी बताया था कि ओपन स्टैक पे अगर आपको कोई भी चीज ऑटोमेटिकली करनी होती है तो आप हीट के थ्रू करते हो, ठीक है, रेदर देन आप उसकी गुई को कॉल करो, एपीआई सर्वर को। तो उन्होंने कहा ठीक है हीट सर्विस ले लो, तो उन्होंने बोला यहाँ से हीट सर्विस ले लो और इसको बोलो कि ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करे। इन्होंने इसमें फिर आयरोनिक डाला। आयरोनिक एक सर्विस होती है ओपन स्टैक की, जो बेसिकली बेयर मेटल्स का प्रोविजनिंग करता है, बेयर मेटल प्रोविजनिंग। कि मान लो मेरे पास ये जो हार्डवेयर्स हैं, अब मुझे नहीं पता ना, और उनपे कोई ओएस भी नहीं डाला हुआ है, तो जितने भी हार्डवेयर्स ऐड हो रहे हैं वो कैसे उसके ऊपर मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो उसके लिए इसकी जो कंसोल होते हैं, हर एक हार्डवेयर का जो कंसोल होता है वो आपको ऐड करना पड़ता है, और वो जो होता है वो आयरोनिक सर्विस, तो उन्होंने इसमें आयरोनिक सर्विस डाला। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इस तरीके से आपका जो है ओपन स्टैक की वो सर्विसेज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में हेल्प करती हैं, उनको हमने यहाँ पे डाला, तो ये भी एक ओपन स्टैक हो गया। और यहाँ जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ये पूरा ओपन स्टैक है, ये कंप्लीट ओपन स्टैक है। हाँ भाई दीपक बोलो। तो इस तरीके से ये सर कंट्रोल करता मोटा है। मोटी हमको सर मोटा मोटी हमको डायरेक्टर नोड में सारे सर्विस मिल जाएगा। हाँ सारी, मतलब 100% सारी सर्विसेज नहीं मिलेंगी, बट वो आपको अंडर क्लाउड, जिसको इसी को नाम दिया है, देखो डायरेक्टर बोलो, अंडर क्लाउड बोलो, ठीक है, इसको जंप राइट। सर्वर बोलो, किक सर्वर बोलो, जो आपको बोलना है बोलो, और मतलब इसको कुछ भी नाम दे दो, वो आपकी चॉइस है। ओपन स्टैक की कम्युनिटी मतलब ने पहले इसको हमारा प्रेफर। जो हमारा जब बोलो। क्लाउड सेटअप रेडी करने के लिए पहले हम जब अंडर क्लाउड को सेटअप करते डायरेक्टर सेटअप करते उसमें ऑलमोस्ट सारे मतलब हमारा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे सर्विस आ जाएगा इसमें फर्स्ट ऑफ यस। ऑल मतलब यस। डायरेक्टर में। यस, तो देखो क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है आपको सेटअप, किसे, अंडर क्लाउड, अंडर क्लाउड को सेटअप करो, जिसे आप डायरेक्टर भी बोलते हो। ओपन रेड हैट ने इसको डायरेक्टर नाम दे दिया, तो लोग डायरेक्टर नाम ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, बट ओपन स्टैक कम्युनिटी के हिसाब से ये अंडर क्लाउड होता है। तो ये डायरेक्टर नोड हो गया, आपको पहले ये डायरेक्टर नोड सेट करना है। इसके बाद ये क्या करता है कि जो डायरेक्टर नोड होता है वो इंस्टॉलेशन करता है, डायरेक्टर विल इंस्टॉल ओवर क्लाउड। अब ओवर क्लाउड एक नोड नहीं होता है, ओवर क्लाउड का मतलब ये होता है विल इंस्टॉल कंट्रोलर
विल इंस्टॉल कंप्यूट, अभी तो दो ही बता रहा हूँ क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये इंस्टॉल करता है। अब सवाल ये है कि ये जो सेटअप है इसमें इन दोनों को मिला के, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ओवरक्लाउड। एक सिंगल नोड को हम ओवरक्लाउड नहीं कहते हैं। जो भी होता है कंट्रोलर, कंप्यूट, नेटवर्किंग, ठीक है, चाहे वो स्टोरेज, सब कुछ, सबको हम बोलते हैं ओवरक्लाउड। तो यहाँ पे मैं लिखना नहीं चाहता था बट चलो लिख देता हूँ। नेटवर्क नोड भी आप बना सकते हो और स्टोरेज नोड भी, ठीक है, स्टोरेज नोड। तो ये इन सबको लेके आपका ओवरक्लाउड बन जाता है, ये पूरा का पूरा ओवरक्लाउड कहलाता है, इसको हम ओवरक्लाउड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंस्टॉलेशन, इसके बाद ये खुद ही ऑटोमेटिकली बाकी का इंस्टॉलेशन कर लेगा। तो अब आपको कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको कंप्यूटर इंस्टॉल करना पड़ता है, ना ही आपको स्टोरेज इंस्टॉल करना पड़ता है। सब कुछ जो है वो अंडर क्लाउड खुद ही करता है। ये कोर डिफरेंस है, समझ गए? अब इसके ना लो लेवल पे भी डिप्लॉयमेंट के स्टेप्स होते हैं कि क्या होता है कि अब डायरेक्टर नोड सेट करना है, तो डायरेक्टर नोड सेट करने के लिए आपको डायरेक्टर के सारे सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उसके ऊपर ओएस डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर सारी सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जितनी भी होंगी। अब आप वो 5 स्टेप्स को अगर याद करोगे तो उसके हिसाब से आप पूरा फॉलो करोगे। 5 स्टेप में कैसे होता है कि पहले आपको हार्डवेयर सेट करना पड़ेगा डायरेक्टर का। लेट्स गो विद द 5 स्टैक्स, ठीक है, 5 लेयर L5, मतलब 5 स्टैक्स के हिसाब से चलते हैं, 5 लेयर्स के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे हार्डवेयर सेट करना पड़ेगा, ये मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर या अंडर क्लाउड, डायरेक्टर और अंडर क्लाउड। और उसके बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें ओएस डालना पड़ेगा। तीसरा मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है, सर्विसेज। ये ओएस प्लस ओएस पैचिंग में इसी में लेके आ गया, ठीक है, ओएस प्लस ओएस पैचिंग। ये हो गया मेरा L1, ये हो गया L2 प्लस L3, और यहाँ पे आपका हो गया L4 प्लस L5। तो आप सर्विसेज इंस्टॉल करोगे तो इसके बाद आपका ये डायरेक्टर सेटअप रेडी हो जाएगा। अब एडवांसमेंट देखो हर जगह होती है, और सबसे बड़ी जो एडवांसमेंट होती है वो दो जगह सबसे ज़्यादा होती है। एक होती है डिप्लॉयमेंट के एरिया में, और दूसरी होती है ऑपरेशंस के एरिया में या सपोर्ट के एरिया में। तो कोशिश ये की जाती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है ना जो बहुत टाइम टेकिंग होता है। आपको कोई नया नोड चाहिए, नया सॉफ्टवेयर चाहिए, नया नया हार्डवेयर चाहिए, मतलब कोई भी नया सेटअप चाहिए, आपको बहुत टाइम लगता है आने में, है ना। इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता है, प्रोजेक्ट टीम बोलती है 6 महीना लगेगा, फिर बोलेंगे हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, टिकट रेस कर रहे हैं, तो ये ना बहुत लंबा हो जाता है प्रोजेक्ट। तो सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन, सबसे ज़्यादा जो एडवांसमेंट है वो डिप्लॉयमेंट के एरिया में किया जाता है। इनकी सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करके इनको सुपर फास्ट किया जाता है। तो इस वाले मेथड में अगर मैं चलूँ ना तो हार्डवेयर सेटअप दैट इज फाइन, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया है। अब मैं हार्डवेयर सेटअप को कैसे एडवांस करूंगा, ओएस इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ये एरिया ऐसा है जिसमें मैं अपनी ऑटोमेशन लगा सकता हूँ। तो क्या किया गया कि आपको पता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि अंदर वो होता है सबसे पहले हाइपरवाइजर। अब हाइपरवाइजर के आने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि आप सेम हार्डवेयर के ऊपर, लेट्स से कि ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर आप जब हाइपरवाइजर यहाँ डाल देते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर, अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे वीएम चलाते हो, करेक्ट। जब आप यहाँ पे वीएम चलाते हो तो इन वीएम्स को लॉन्च करने में कितना टाइम लगता है आपको? कोई टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट 10 मिनट। तो वीएम को लॉन्च करना, वीएम लॉन्चिंग इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू ओएस इंस्टॉलेशन। ओएस को इंस्टॉल करने में टाइम लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है, लेकिन वीएम को लॉन्च करने में टाइम लगता है मुश्किल से 5 से 10 मिनट। तो ये मेथड सबसे पहले लाया गया। तो इन्होंने बोला कि यार एक काम करो कि ये डायरेक्टर वाले मेथड में ना ये सब ठीक है, ये ओएस और सर्विसेज वाला लेके चलोगे ना तो ये करने में ना ये लोग कम से कम 10 दिन का टाइम ले लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे एक डायरेक्टर नोड इंस्टॉल करनी है, मैं किसी को टास्क देता हूँ कि चलो ये तुम काम को करो, तो वो कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम ले लेगा। तो मैंने बोला नहीं यार ये तो मेथड ना बहुत, क्योंकि मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो तो बोलो मैंने हार्डवेयर सेट किया, अब मैं ओएस इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं पैचिंग कर रहा हूँ, मुझे पैचिंग में एरर आ रहा है, मैं सर्विसेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, सर्विसेज में एरर आ रही है। तो उसने, तो कंपनी ने कहा कि यार इसको एक काम करो कि हार्डवेयर लो, इस हार्डवेयर के ऊपर आप डालो हाइपरवाइजर, और इस हाइपरवाइजर के ऊपर आप डाल दो एक वीएम, इसको हम बोलते हैं अंडर क्लाउड या डायरेक्टर, जो भी बोलना है, बट ये अब एक वीएम है।
ये वीएम है, और इस हार्डवेयर पे सिर्फ एक ही वीएम चलती है, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया अंडर क्लाउड। अब इसको रेडी करने में कितना टाइम लगा? देखो हार्डवेयर सेटअप का टाइम तो मैंने माइनस हटा दिया है, इसमें मैं कंसीडर नहीं कर रहा। ये हाइपरवाइजर के ऊपर वीएम लॉन्च करने में मुझे 15 मिनट लग गए, 15 मिनट। और इस वाले मेथड में ये ओएस और ये सब करने में मेरे को लग रहे थे कम से कम 5 से 10 दिन। तो टाइम सेव हो गया, ऑटोमेशन भी आ गया। आपको ये भी नहीं कह सकता कि मेरे को एरर आ रही है, आपको सीधा वीएम लॉन्च करना है, आपके वीएम के अंदर आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो इस तरीके से आपका क्या कहते हैं कि जो ऑटोमेशन है वो डायरेक्टर लेवल पे आ गया। तो अभी यहाँ पे आपको एक हाइपरवाइजर होता है, उस हाइपरवाइजर के ऊपर आप क्या करते हो, अंडर क्लाउड डायरेक्टर इंस्टॉल करते हो, अंडर क्लाउड वीएम कह लो या डायरेक्टर वीएम। तो यहाँ से आपका हो गया अंडर क्लाउड, अब ये रेडी हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये बाकी के सेटअप्स को कनेक्ट करके इंस्टॉल करेगा और उनको उनके हिसाब से लेबल्स देगा। लेट्स से कि ये कंट्रोलर है, ठीक है, ये है कंप्यूट, ये भी कंप्यूट। तो अब अगर मान लो कि मुझे इंस्टॉल करना है, तो मुझे पता है कि कंट्रोलर में मुझे क्या क्या सर्विसेज डालनी है। मोस्टली सर्विसेज जो है वो कंट्रोलर पे जाती हैं। कंप्यूट पे मैं सिर्फ वही सर्विसेज डालूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वीएम के लिए। तो अब इंस्टॉलेशन अगर मुझे करना है तो मुझे फिर करना पड़ेगा, ये सारे मेथड फॉलो करने पड़ेंगे कि ये एक एक पे जाके मैं आरपीएम इंस्टॉल करूँ। पहले तो चलो उसके ऊपर हाइपरवाइजर होगा, इन सब में हाइपरवाइजर होता है, हाइपरवाइजर, यहाँ भी हाइपरवाइजर, यहाँ भी हाइपरवाइजर। इस हाइपरवाइजर के ऊपर फिर मैं जो भी सर्विसेज होंगी उनको इंस्टॉल करूंगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो उन्होंने बोला यार इस काम को भी एलिमिनेट करो ना, इसको भी करने के लिए जो बंदा आएगा वो बहुत टाइम लेगा। तो एक काम करते हैं, ओपन स्टैक की जो हीट सर्विसेज होती है उसके थ्रू मैं कमांड फायर करके, एज्यूमिंग कि ये एक मेरा क्लस्टर है जिसमें अब पहले से मेरे पास एक आयरोनिक सर्विस है जो सभी लोगों को फिजिकली कनेक्ट करता है। आयरोनिक ये क्या करता है, सबके आईलो जो कंसोल होते हैं ना, आईलो कंसोल, उनको कनेक्ट करता है। और आप किसी भी सर्वर को पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हो। तो आपको पता है कि ओएस इंस्टॉल करने के या हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, आपको सर्वर पे जाना पड़ता है, उसके कंसोल पे जाके वहां से आपको उसको बूट करना पड़ता है। आप इसको सेम वे को नेटवर्किंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास है ना इमेज, ये है ना ओपन स्टैक, ओपन स्टैक का काम ही क्या होता है, इमेज रखना। मैं बोला लो हमारे पास इमेज है हाइपरवाइजर की। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसमें हाइपरवाइजर की इमेज रखी, और इसमें आपका फिर सारे नोड्स के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो गया। उसके ऊपर टॉप पे आपकी जो भी सर्विसेज चलनी है वो सारी सर्विसेज। तो ये सब कुछ ऑटोमेशन जो है वो इसके थ्रू हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ओवर क्लाउड और अंडर क्लाउड चलता है। इसमें एक चीज और है जो मैं नहीं बता रहा अभी, वो ये है कि जो अभी हम बात कर रहे थे सर्विसेज की, तो मैंने आपको बोला आरपीएम होता है, आरपीएम को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी सर्विस को स्टार्ट किया जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आप अगर आरपीएम बेस्ड इंस्टॉलेशन करते हो तो आपको ये 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। ओपनस्टैक कम्युनिटी ने क्लोजली मॉनिटर किया कुबरनेटिस को और कंटेनराइजेशन को, और उन्होंने ये देखा कि यार कंटेनराइजेशन एक ऐसा मेथड होता है कि जिसमें आप इस सर्विस को कंटेनर बना सकते हो। कंटेनर बनाने का मतलब ये होता है कि सीधा रन करना, नो नीड फॉर इंस्टॉल, नो नीड फॉर कॉन्फ़िग, नो नीड फॉर स्टार्ट, सीधा रन, एक ही स्टेप होता है रन। तो उन्होंने बोला यार हम और बेटर कर सकते हैं ना अपनी इंस्टॉलेशन को। अगर मैं किसी को आरपीएम बेस्ड इंस्टॉलेशन दूंगा तो उस केस में वो क्या करेगा, वो पहले ही इंस्टॉल करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, रन करेगा। तो इससे बेटर मैं कंटेनर बना के दे देता हूँ। कंटेनर में आपको सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, कंटेनर प्लस इसमें होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग कौन देता है, हेल्म चार्ट की हेल्प से आप वो भी डाल सकते हो, हेल्म चार्ट की हेल्प से, और ये इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ ये हेल्म चार्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही स्टेप करना है। तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप एक डिप्लॉयमेंट इंजीनियर हो या आप एक सपोर्ट कोई भी टाइप के आप इंजीनियर हो डेवलपमेंट छोड़ के, तो आपको ये सिर्फ सिंपली क्या करना है, रन करना है बस। कंटेनर इमेज लाना है, हेल्म चार्ट चलाना है और ये रन हो जाएगा। तो इससे भी फास्टर वे मिल गया इनको। तो इसीलिए आज की डेट में लाइफ साइकिल मैनेज करने के बहुत सारे तरीके थे, जिसमें कि पहला था आपका डायरेक्टर। इससे भी पहले पैक स्टैक था जो कि अभी लिखा नहीं है, ओपन स्टैक ने हटा दिया। डायरेक्टर या फिर ट्रिपल ओ, आज की डेट में ओपन स्टैक ने अपनी साइट से इसको भी हटा दिया है। अब ये इसको भी लिस्ट नहीं करते हैं, आप साइट पे देखोगे तो नहीं दिखेगा। वो कहते हैं हेल्म बेस्ड इंस्टॉलेशन, हेल्म बेस्ड इंस्टॉलेशन, या फिर एंसिबल बेस्ड इंस्टॉलेशन, एंसिबल बेस्ड इंस्टॉलेशन।
और क्या होता है, कोला, कोला क्या होता है, या कुछ एक वर्ड होता है, मुझे भी याद नहीं है, बट कोला इंस्टॉलेशन होता है, कुछ होता है, ऐसा ही मेथड है, पूरा डिटेल में नहीं पता, बट अभी छोड़ो इसको, इतना मत जाओ। कंपनी आज भी इसी के ऊपर है। आप अगर किसी भी कंपनी का ओपन स्टैक देखते हो तो वो आज भी इसी को फॉलो करते हैं। ओपन स्टैक ने इसको अपनी साइड से हटा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि कहाँ इस पुराने मेथड में जी रहे हो, ट्रिपल ओ मेथड में आपको इतना सब मैनेज करना पड़ेगा, फिर आपको क्या कहते हैं कि अंडर क्लाउड हार्डवेयर कंट्रोल मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसकी जगह आपको एक और अच्छा मेथड देते हैं, जिससे हेल्म बेस्ड या एंसिबल बेस्ड। हाँ, एक जंप सर्वर तो ऑब्वियसली रहेगा ही। जंप सर्वर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिप्लॉयमेंट करने के लिए सबसे पहले आप जंप सर्वर बनाते हो, फिर ये जंप सर्वर अपने हिसाब से उसको जहां जो इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर लेगा। तो आपको एक एक नोड पे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जंप सर्वर जो है वो किस मेथड को फॉलो करता है, क्या ये ट्रिपल ओ को फॉलो करता है कि ये डायरेक्टर बेस्ड इंस्टॉलेशन करे, ठीक है, या ट्रिपल ओ जिसे बोलते हैं ट्रिपल ओ, या फिर ये कोला एंसिबल को ले, कोला एंसिबल को ले, या फिर ये हेल्म बेस्ड इंस्टॉलेशन करे, हेल्म बेस्ड, या फिर ये एंसिबल बेस्ड करे। मतलब ये किसी भी तरीके का कर सकता है मेथड फॉलो, बट इन ऑल केसेस ये अब एक सिंगल होगा। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना ट्रिपल ओ वाला, ओपन स्टैक ओवर ओपन स्टैक, ये सिर्फ मैनेज ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। अगर आप ओपन स्टैक की सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई फर्क नहीं है। सर्विस तो सर्विस है, आपने सिर्फ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा, यहाँ पे मैं इसको चलाऊंगा, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा एक बड़ा काम होता है कि जो अंडर क्लाउड होता है ना, ये तो एक हो गया इंस्टॉलेशन। अंडर क्लाउड का रोल क्या होता है, एक होता है इंस्टॉलेशन, कि जब मुझे डिप्लॉय करना है तो मैं अंडर क्लाउड को पहले डिप्लॉय कर दूंगा, बाकी सब कुछ डिप्लॉय हो जाएगा। दूसरा होता है मेंटेनेंस, कि मान लो मुझे किसी नोड को डाउन करना है, अब आप बोलते हो मुझे किसी कंप्यूट नोड पे एक्टिविटी करनी है या कंट्रोलर पे एक्टिविटी करनी है, तो आप इसको अंडर क्लाउड के थ्रू कंट्रोल करके डाउन कर सकते हो, और फिर बाद में जब आपकी एक्टिविटी हो जाएगी तो आप उसको अप कर सकते हो। फिर होता है लॉग, सेंट्रलाइज लॉग, सेंट्रलाइज लॉगिंग। अब आपका इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, कल को आपके इतने सारे नोड्स ऐड हो रहे हैं, कितने सारे कंट्रोलर्स कंप्यूट्स हैं, वो कंप्यूट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आपने अगर मान लो किसी एक्सटर्नल ओएसएस के साथ इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो आप उसको हर एक कंप्यूट की आईपी दोगे, तो ऐसे तो आपके कंप्यूट्स ऐड होते जाएंगे और एक्सपोज भी हो जाएगा। हो सकता है इसी बहाने वो आपके सिस्टम की भी आईपी को समझ जाए। तो इसकी जगह हम इसको क्या करते हैं, अंडर क्लाउड के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आप करोगे अंडर क्लाउड इंटीग्रेट, और ये यहाँ से एसएनएमपी भेजेगा। आप करोगे क्या कहते हैं कि लॉग्स भेजेगा, आरसिस लॉग, ये आरसिस लॉग यूज करता है आपस में लॉग्स कलेक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो अंडर क्लाउड है ना, इसको लॉग्स कैसे मिलेगा बाकी सारे नोड से, तो ये आरसिस के थ्रू सब लोग इसको लॉग्स भेजते हैं। तो जो ये अंडर क्लाउड है, अगर मैं बोलूँ ये अंडर क्लाउड है, इस अंडर क्लाउड को जितने भी नोड्स हैं बाहर वाले, आपके जितना भी क्लस्टर है, ठीक है, उस क्लस्टर में जितने भी नोड है सब लोग अलार्म्स भेजते हैं, ठीक है, सब लोग इसी को अलार्म्स भी भेजते हैं, लॉग्स भी भेजते हैं। और आपका क्या कहते हैं, सिंगल पॉइंट हो गया, सिंगल पॉइंट फॉर अलार्म, सिंगल पॉइंट फॉर लॉग्स, एवरीथिंग। लॉग्स इसके जाते हैं आरसिस के थ्रू, आरसिस लॉग के थ्रू ये यहाँ पे रिसीव होता है, और ये फिर बाहर की दुनिया से बात करता है। तो बाहर की दुनिया के लिए एक ही एक्सपोजर है, फ्रंट एंड है, दैट इज योर अंडर क्लाउड। सब लोग इसको जानते हैं, इनकी ये किसी को नहीं पता। कंप्यूट की आईपीस को तो जनरली लोग प्राइवेट नेटवर्क पे रखते हैं, कि कंप्यूट की आईपी को कोई देख ही ना सके, कोई लॉगिन ना कर सके बाहर से। तो आप बाहर से कंप्यूट नोड को लॉगिन ही नहीं कर सकते हो, कंट्रोलर भी नहीं कर सकते हो, आपको पहले अंडर क्लाउड पे आना पड़ेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल नोड बन जाती है, ठीक है। काफी डिटेल में मैंने बता दिया ये सारा इंस्टॉलेशन का। तो दीपक, क्लियर हो गया ये सारा? हाँ सर। एक लास्ट टॉपिक बस कवर कर लेता हूँ, वो है आपका स्टोरेज से रिलेटेड। देखो, अब ये तो मैंने बता दिया कि ये हो गया आपका ओपन स्टैक, ठीक है, और ये अब आपका हो जाएगा इधर सेफ, सेफ स्टोरेज। और यहाँ पे समहाउ इसका इंटीग्रेशन है, ये कनेक्टिविटी है, कैसे कनेक्टेड है। देखो, स्टोरेज जो होता है, ये जो स्टोरेज सर्वर होता है, स्टोरेज सर्वर, ठीक है, स्टोरेज सर्वर बेसिकली क्या होता है, इसमें से सर्वर वर्ड अगर मैं हटा दूँ तो ये स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड हटा दिया स्टोरेज, तो ये स्टोरेज नोड हो गई, ठीक है। स्टोरेज नोड में बेसिकली क्या होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं बहुत सारे, और और ज़्यादा ऐड करना है तो
और एक और ले लो, एक और स्टोरेज नोड ले लो। ये हो गया स्टोरेज नोड 2 और ये हो गया 1। अब क्या होता है कि इसकी जो कनेक्टिविटी होती है, इसका जो इंटरफेस होता है वो होता है फाइबर केबल। ठीक है, तो इसके 2 फाइबर केबल हो गए, इसके 2 फाइबर केबल हो गए। रिडंडेंसी के लिए 2 होते हैं कि एक कट जाएगा तो दूसरा। अब ये फाइबर केबल को आप कितने सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो? लेट्स से कि अगर मैं इसको रॉ फॉर्म में एक्सपोज करता हूँ, तो रॉ फॉर्म में अगर मैं स्टोरेज को एक्सपोज करता हूँ आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, तो ये सिर्फ फाइबर केबल के थ्रू बाहर से कनेक्ट हो सकता है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टोरेज है, सिर्फ डिस्क है, और ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ एक्सपोज है, और इससे कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो है फाइबर केबल। तो इस मेथड में देखो सबसे बड़ा क्या है कि आप यहाँ से किसी को बाहर वर्ल्ड में शेयर नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत लाइट वेटेड सर्वर। इसको होता है लाइट वेटेड। लाइट वेटेड इसलिए बोला कि आपको कुछ चाहिए नहीं इसको, और इसमें आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो, सेफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसको लोगे और यहाँ पे आप करोगे सर्वर, इसमें आप सेफ इंस्टॉल कर दोगे। तो अब इसकी जो केबल है वो आपके सर्वर के केबल के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, सर्वर के पोर्ट के साथ, फाइबर पोर्ट के साथ। और अब क्या होगा कि अब ये सेफ जो स्टोरेज होता है, सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, अगर मान लो लेट से मैं नहीं भी करता, लेट से कि मैं अगर सेफ नहीं डालता, तो क्या होता? अगर मैं सेफ नहीं डालता तो क्या होता उस केस में? उस केस में ये होता है कि एक नॉर्मल सर्वर होता है, एक ऐसा सर्वर जिसके पास स्टोरेज है। अब अगर बाहर की दुनिया को इससे स्टोरेज चाहिए तो उसको इस सर्वर के पास आना पड़ेगा। और लेट्स से कि कल को अगर ये सर्वर डाउन हो जाए तो कोई इशू ना हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और सर्वर लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक और सर्वर ले लिया, इसको मैंने बोला सर्वर 2। ये हो गया सर्वर 1, सर्वर 2। इन दोनों को फिर मैंने 2 केबल और ले ली यहाँ से और इसको इसके साथ लगा दिया। तो अब ये मेरा क्लस्टर, अब इसको मैं क्लस्टर बनाऊंगा। ये अब बाहर दुनिया के लिए ये सर्वर है, इसको हम बोलेंगे स्टोरेज सर्वर, और ये इसके पीछे है इसका स्टोरेज। तो अगर कोई बाहर से देखेगा तो ये तो कभी किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक्सेस करने का एक ही तरीका होता है, और वो होता है आपका कोई ना कोई सोर्स सर्वर के थ्रू। तो आपको एक सर्वर लगाना ही पड़ेगा। तो इसको तो कोई नहीं एक्सेस कर सकता है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा, इस सर्वर के पास। इस सर्वर पे जाओगे या इस सर्वर पे जाओगे, इन 2 सर्वर्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए मैंने एक लगा दिया यहाँ पे क्लस्टर। ठीक है, इस क्लस्टर की हेल्प से यहाँ पे मैंने एक आईपी एक्सपोज कर दी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। तो अब किसी को कनेक्ट करना है तो वो क्या करेगा, वो इसके थ्रू कनेक्ट करेगा। तो बाहर दुनिया के लिए एक स्टोरेज सर्वर है, इसके बैकएंड में एक्चुअल में स्टोरेज है, और ये जो है आप एक्सपोज होता है वर्ल्ड के साथ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एक सेकंड था, ये भी सेम सेम रेप्लिकेट होगा सेम मेथड में। अब अगर मैं इसके अंदर सेफ का स्टोरेज डाल देता हूँ, सॉफ्टवेयर सेफ, CEPH सेफ, तो ये क्या करेगा, इसमें भी सेफ का स्टोरेज डाल दिया। तो अब ये क्या करता है कि अब ये 3 तरीके की सर्विसेज बनाता है, जिसमें से होता है आपका ब्लॉक। ठीक है, इसमें बनाता है आपका ऑब्जेक्ट, और इसमें बनता है आपका फाइल। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट है और ये रॉ ब्लॉक है, ये रॉ टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ये, और ये होता है सॉफ्टवेयर लेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर लेयर टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों को ना आप सेम हार्डवेयर पे होस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक, ये जो बैकएंड में जो स्टोरेज है, अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे इसे रखना है, लेट्स से कि आपने डिसीजन लिया कि ये जो मेरा स्टोरेज है, ठीक है, इसको मेरे को रखना है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये पूरा का पूरा जो डिस्क है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा। अगर आप कहते हो कि मुझे इसे ब्लॉक बनाना है, तो फिर आपको एक अलग से सेटअप लेना पड़ेगा, तो ये आपका बनेगा ब्लॉक स्टोरेज। तो आपको एक अलग से लेना पड़ता है, तो इसके लिए आपको 2 अलग अलग लेने पड़ते हैं। तो आपको इसको अलग से स्टोरेज लेना पड़ता है, और इसके लिए अलग से स्टोरेज लेना पड़ता है। एक सेम स्टोरेज पे आप दोनों को होस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये सॉफ्टवेयर लेयर है, फाइल स्टोरेज वाला, फाइल सिस्टम, दिस इज योर फाइल सिस्टम। तो ये आप दोनों में दे सकते हो, इन दोनों के ऊपर होस्ट करा सकते हो, ब्लॉक के ऊपर भी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, क्योंकि ये रॉ फॉर्मेट में है, तो इसके ऊपर आप फाइल सिस्टम दोनों से शेयर कर सकते हो बना के। तो ये आपका सेफ जो है वो एक्सपोज होगा। अब एक्सपोज कैसे होगा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ? अगर मुझे बाहरी दुनिया के साथ एक्सपोज कराना है ओपन स्टैक के साथ, तो अब लेट्स से कि अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ कि मुझे इसे कहाँ गया वो टॉपिक, अच्छा इधर नहीं है। अगर मुझे, हाँ, ये कनेक्ट करना है, तो ये मेरा सर्वर हो गया, ये हो गया सर्वर। ठीक है,
ये हो गया सेफ सर्वर, और ये हो गया ओपन स्टैक। अब देखो ओपन स्टैक एक बहुत बड़ा क्लस्टर है, और सेफ सर्वर जो है चलो एक सर्वर है, पर इसकी जो केबल है, सबसे पहली बात है तो फाइबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज फाइबर तो आप ऑलरेडी पीछे कनेक्ट कर चुके हो ना, इसके पीछे आप ऑलरेडी फाइबर कनेक्ट कर चुके हो। तो ये होता है ईथरनेट, ईथरनेट RJ45। अब ये कनेक्ट कैसे करता है कि लेट से मेरे पास बहुत सारे कंप्यूट नोड्स, अभी मैं 3 बना रहा हूँ, और ये है मेरा सेफ सर्वर। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली इसका एक पोर्ट है, इसका पोर्ट है, इसका पोर्ट है, और इसका पोर्ट है। तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आता है बीच में, एक स्विच लेके आ जाओ, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो। कल को फ्यूचर में अगर कोई एक नया नोड ऐड किया, तो उसको यहाँ कनेक्ट कर देना। तो एक ही ईथर नेटवर्क केबल के थ्रू, RJ45 ईथरनेट के थ्रू, आपने सारे ओपन स्टैक के कंप्यूट नोड्स, रिमेंबर कंप्यूट, नॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर को नहीं चाहिए, कंप्यूट को चाहिए, तो कंप्यूट के साथ आप बाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका सेल्फ स्टोरेज जो है वो कनेक्ट होता है, और ये ईथरनेट के थ्रू आपका सर्विसेज देता है। जो स्टोरेज होता है, आपको जो वॉल्यूम दिखता है ना वीएम के साथ, आपको जो वॉल्यूम मिलता है, वो बेसिकली RJ45 ईथरनेट के थ्रू पास होके आपके पास आ रहा है। अब आप बोलोगे यार ये RJ45 के थ्रू आ रहे थे तो बहुत कम स्पीड होगी, क्योंकि ये कॉपर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पर जब आप किसी स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस करते हो, तब ये कॉपर मीडियम का रोल प्ले होता है, तब यहाँ पे कॉपर और फाइबर देखा जाता है। बट अभी एक सर्वर है, सर्वर पे जो ईथरनेट केबल होती है, इसकी जो स्पीड है वो जीबी में जा सकती है। 1 GB भी होता है, 10 GB भी होता है, 10 Gbps भी। तो आप इतनी स्पीड ले सकते हो रीड राइट के लिए, जो सेम आप नेटवर्किंग में लेते हो। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है टेक्नोलॉजी में, समझ में आया? सर किसी को कोई इसी डाउट? स्विच के साथ कंप्यूट कंप्यूट नोड भी कनेक्ट रहता है क्या, ये हाँ, स्विच के साथ जो हाँ, इसी के साथ ही। स्टोरेज सर? यस। तो इस तरीके से आपका स्टोरेज है वो एक्सपोज होता है नेटवर्क पे। तो ये देख रहे हो ना, नेटवर्क है, नेटवर्क के ऊपर आपका स्टोरेज जा रहा है, चाहे वो ब्लॉक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फाइल हो। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि सिर्फ फाइल सिस्टम ही हम शेयर करते हैं नेटवर्क के ऊपर, पर क्योंकि सेफ ने इसको बड़ा इंटेलिजेंटली ऐसा बनाया है कि आप अपने ब्लॉक और ऑब्जेक्ट को भी नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। और अगर आपको फ्री सॉफ्टवेयर लेना होता है तो आपको सेफ के पास जाना पड़ता है, अगर आपको पेड चाहिए तो आप VMware पे जा सकते हो, और भी बहुत सारे स्टोरेज की टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो देखो मैंने कवर किया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट के लिए, कि नेक्स्ट में अगर हम जाना चाहते हैं, तो अगले कोर्सेज के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे पास लैब का होना। अगर हमारे सर पास ओपन स्टैक की लैब नहीं है, हाँ बोलो। ये अपना जो सेप्स अपना स्टोरेज के सर्वर के साथ जो अपने स्विच कनेक्ट किए वो लेयर 3 स्विच होगी ना, कि एल नॉर्मल? थ्री स्विच होता है, हाँ हाँ हाँ, L3 स्विच होता है। यार देखो स्विच दो तरीके से काम करता है, L2 और L3। अगर आप लोगों ने OSI मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा L2 और L3 में क्या डिफरेंस होता है। L1 फिजिकल लेयर होती है, L2 होती है, और उसके बाद L3 होता है। L2 में क्या कहते हैं कि ये कुछ भी चेक नहीं करता है, जस्ट राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है वो ये नहीं देखेगा कौन सा पैकेट है, किसका पैकेट है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। बस स्विच में कनेक्टिविटी है, फिजिकल कनेक्टिविटी है, तो वो सीधा ट्रैफिक को पास कर देगा। L3 में वो जो है वो बेसिकली टैगिंग देखता है, VLAN टैगिंग। VLAN टैगिंग का मतलब ये होता है कि लेट से कि हम आ रहे हैं, एक रेड लाइट है, ठीक है, ये एक रेड लाइट है, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा 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 है, ठीक है, किसको कहाँ जाना है। तो अगर ये L2 मोड में काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, लेट से कोई रेड लाइट नहीं है, कोई भी कहीं से भी जा सकता है, जिसका जहाँ से मन करे, बस ये चौराहा है, सब आओ और कनेक्ट करो। तो ये स्विच है, कोई भी आए और जाए, कनेक्ट करे। जब ये L3 में काम करता है, तो यहाँ पे टैगिंग होती है। टैगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चेक किया जाता है, चेक ये किया जाता है कि ये जो पैकेट आ रहा है इसमें, इसको वो पढ़ता नहीं है, देखो याद रखना, वो पैकेट को नहीं खोल के पढ़ता है, उसी पैकेट के साथ एक अलग से एक जो है क्या बोलते हैं, अटैच करके दिया जाता है, लेबल लगा के, जिसमें हम बोलते हैं VLAN ID।
वीलन आईडी। तो आपने बोला वीलन आईडी, तो वो क्या करेगा, वो वीलन आईडी को चेक करेगा और बोलेगा अच्छा ये वीलन आईडी 15 है, ठीक है तो इसे पास करने दो। अगर ये बोलेगा वीलन आईडी 30 है और वीलन आईडी 30 आपने डिफाइन नहीं किया, तो वहीं पे उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये वीलन टैगिंग यूज किया जाता है और उसी के हिसाब से वो रूट दिया जाता है। अब वीलन का क्या होता है कि वीलन अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि ये एक बस है और ये एक बस है और ये एक बस है, ठीक है, तीन बस हैं। ये बस ए है, ये बी है और सी है। अब आप अगर इस बस में बैठते हो तो आप बस ए का टिकट लेते हो, इसमें बैठोगे तो बी का होगा और इसमें बैठोगे तो सी का होगा। तो लेट से ये तीनों बसेस एक रोड से जा रही हैं, ठीक है। अब आपका पैकेट जो है, अगर वो बस ए है और लेट से बस ए को अलाउड है पास होना, तो लेट से कि ये बस का ड्राइवर गाड़ी जा रही है, तो यहाँ पे इस बस की जो एंट्री है तो ये अलाउड है, तो ये वीलान है, ये बेसिकली है वीलान, बस को आप वीलान समझो, ठीक है, और ये भी वीलान है। अब इसमें से लेट से कि अगर मैंने बस ए को अलाउ किया और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, यहाँ पे एक नाका लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पुलिस खड़ी है। ये लोग देखते हैं कि बस ए है, ओके ठीक है इसे जाने दो, तो ये चली जाएगी बस। अब आप अंदर बैठे हुए हो, आप पास हो गए, वो अंदर आके नहीं चेक करेंगे कि अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। तो अगर आप बस ए में हो तो आप पास हो जाओगे। लेट से बी को अलाउड नहीं है, तो वो बोलेगा बी नॉट अलाउड, तो उसके पास एंट्री होती है कि किसको पास करना है। तो बोलेगा अच्छा ए है, बी है, सी, उस हिसाब से राउटिंग होती है इसकी। तो ये बोलेगा कि ये बस ए है, तो बोलेगा ठीक है इस बस को जाने दो। तो ये हो सकता है इसको रास्ता दे दे कि तुम इधर से जाओ। ये है बस बी, बोले कि तुम इधर से जाओ। ये बोले सी कि तुम्हारे लिए कोई रूट अलाउड नहीं है, तो ये हो सकता है ट्रैवल ना करे, डिपेंडिंग कि क्या आपने इंफॉर्मेशन डाली है। तो इस तरीके से आपका जो वील टैगिंग होता है, उसी हिसाब से आपके पैकेट्स फ्लो करते हैं। तो ये L3 पे काम करता है, क्योंकि इसी स्विच के थ्रू बाकी के सारे लोग भी आ रहे हैं, सब लोग पास हो रहे हैं। तो जो जिस बस में बैठा होगा, लेट से कि अब जो स्टोरेज है, लेट से कि ये स्टोरेज है, तो ये बस ए जो है वो स्टोरेज के लिए है, और बस बी जो है वो लेट से वीएम नेटवर्क के लिए है, वीएम नेटवर्क। और बस सी जो है वो लेट से वीएम के इंटरनल नेटवर्क के लिए है, इंटरनल नेटवर्क। तो आप जिस बस में बैठे हो आपको उसी हिसाब से रूट दिया जाएगा, तो वो बताएगा कि ओके इस बस को इधर से जाने दो, इस बस को इधर से जाने दो। तो ये सारा क्योंकि सब एक ही जगह से क्रॉस कर रहे हैं, इसी स्विच के थ्रू सब लोग क्रॉस कर रहे हैं, सब लोग इसी स्विच से जा रहे हैं। आपको यार समझना पड़ेगा कि सर्वर की एक पोर्ट की लिमिटेशन होती है। एक सर्वर में आप निक पोर्ट जो है वो कितने ले सकते हो, एक दो तीन चार, जितना भी आपने स्टार्टिंग में शिप करते हुए अपने वेंडर को बोला होगा, पाँच छः सात, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो फिजिकल पोर्ट्स की बाउंडेशन है, आपको वर्चुअल वीलैन पे जाना पड़ेगा। सेम फिजिकल लेट से कि एक निक है, निक वन, इसी निक के ऊपर आप क्या कहते हैं कि स्टोरेज का भी ट्रैफिक चलेगा, इसी के ऊपर आपका वीएम नेटवर्क भी चलेगा, इसी के ऊपर आपका क्या कहते हैं वीएम का इंटरनल नेटवर्क भी चलेगा, और इसी के ऊपर आप लेट से ओएनएम नेटवर्क भी चलेगा। सब कुछ इसी पे, इसी निक के ऊपर, इसी फिजिकल निक के ऊपर। जैसे होता है ना, हम एक ही रोड पे हम सब लोग जाते हैं, उसी रोड पे बीएमडब्ल्यू भी जाती है, उसी पे साइकिल भी जाता है, उसी में बस भी जाती है, उसी में ट्रेन, मतलब बस ट्रेन तो नहीं जाएगी, बस भी जाती है, उसी में क्या कहते हैं कैब भी जाती है। तो रोड एक है, फिजिकल निक इज सेम, पर ट्रैफिक अलग अलग है, सबके सब अलग अलग उसी से पास होते हैं। तो स्विच हमेशा सेम रहता है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछो। सर हमारा नेक्स्ट क्लास के डिस्कस करते हैं, मतलब क्या प्रोसेस करेंगे। देखो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट सारे जो थ्योरेटिकल होते हैं वो सब आपको पूरा पता लग गया, ओपन स्टैक ये उससे पीछे की सारी चीजें। अब बात आती है कि इसके आगे नेक्स्ट क्या है। तो इसके आगे नेक्स्ट होता है सिस्टम एडमिन। सिस्टम एडमिन वो होता है जो ओपन स्टैक को मैनेज करता है, या बोल दो डिप्लॉय भी कर सकता है, डिप्लॉयमेंट भी कवर्ड होता है। तो सिस्टम एडमिन की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आपको लैब बनानी पड़ती है, और फिर उस लैब के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है, ठीक है, जो भी ओपन स्टैक में चीज़ें परमिटेबल होती है कि क्या क्या कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों के लिए बेस है लैब बनाना। तो आपके पास अगर लैब है, देखो मैं अपने एंड पे लैब बनाने के लिए कर रहा हूँ ट्राई, क्योंकि मेरे पास जितनी भी लैब है वो सब कंपनी की है, तो ऑब्वियसली मैं शो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं पर्सनल लैब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लैपटॉप पे देखो ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ेगा अगर आपके पास एक्सटर्नल किसी क्लाउड का एक्सेस है जहाँ पे आप वीएम लॉन्च कर सकते हो, तो आप ये वीएम लेके एक वीएम के ऊपर आप ओपन स्टैक बना सकते हो।
अगर आपके पास वीएम लॉन्च, अगर वीएम है तो किसी क्लाउड के ऊपर, तो ये आप कर सकते हो। क्योंकि सबको लैब चाहिए, अगर मैं आपको बिना प्रैक्टिकल के दिखा दूं ये सारा कोर्स नेक्स्ट वाला, तो फिर वो सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ लैब बनाने के लिए, और आप अपने एंड से ट्राई करो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करने के लिए, कि आपको कोई एक वीएम मिल सके, एक या दो वीएम मिल जाए आपको किसी भी क्लाउड के ऊपर। रिसोर्सेज जो है वो कम से कम देखो, इतना ध्यान रखना कि 20 सीपीयू, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 20 सीपीयू तो नहीं मिल पाएगा, बट कम से कम 6 सीपीयू तो ले लो। ठीक है, 6 सीपीयू ले लो, 20 GB रैम ले लो, और कम से कम 100 GB का स्टोरेज ले लो। इतना आप अरेंजमेंट कर लो। ठीक है, निक तो आपको वैसे भी मिलेगा ही मिलेगा, तो इतना आप अरेंजमेंट कर लो। तो अगर इतने रिसोर्स की एक वीएम आपको मिल जाती है, तो हम एक ओपन स्टैक डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम वो कोर्स भी स्टार्ट कर लेंगे, पर उसके लिए लैब मैंडेटरी है, बिना लैब के आपको वो कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब दोनों के टाइम का वेस्टेज है, आपके भी और मेरे। तो लैब के ऊपर कोशिश करते हैं, ठीक है, फिर दोबारा से कनेक्ट करेंगे ऑफलाइन, और जब लैब रेडी हो जाएगी तो हम लोग फिर कोर्स को प्लान कर सकते हैं।